हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी बिलीव इन लव, जिसको लिखा है टेलर्स ऑफ टेल, जिन्हें और सा क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 225 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 226। जहां अचित और एकांश की जिंदगी की हालत अब सुधरने लगे थे, वहीं अचित को देख लेने के बाद से आदित्य के मन में अपनी बहन को दोबारा से देख पाने की उम्मीद पैदा हो गई थी। सिया और आदित्य अपने हनीमून डेट पर पहुंच चुके थे। ये एक बेहद खूबसूरत कॉटेज था जो जंगलों के बीचों बीच मौजूद था। आसपास का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि सिया का तो वहाँ से वहीं बस जाने का मन हो रहा था। आदित्य और सिया ने अभी उस कॉटेज में चेक इन ही किया था जब सिया ने किसी छोटे बच्चे की तरह एक्साइटेड होकर उस कॉटेज के हर एक कोने को देखने लगी। आदित्य ने सिया से कहा, तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो रही हो? अब तो हम एक महीने के लिए यही रहने वाले हैं। आराम से देखते रहना, फिलहाल चेंज कर लो। आदित्य के कहने पर सिया को याद दिलाया, आप शायद भूल गए हैं, जब मैं पहली बार आपके साथ घर आई थी तभी मैंने आपको बताया था कि जो चार्म किसी चीज़ को पहली बार देखने में होता है वो बार बार देखने में नहीं होता। तो आप प्लीज़ मुझे एक्सप्लोर करने दीजिए। इतना कहते हुए सिया एक बार फिर से उस कॉटेज को अच्छे से देखने में बिजी हो गई। सिया ने बालकनी में आके चेक किया तो बाहर का नज़ारा ऐसा खूबसूरत था कि उस कुछ पल के लिए उसकी नज़रें वहीं फ्रीज हो गईं। अब तक आदित्य भी चक्कर लगाकर सिया के पीछे पीछे बाहर आ चुका था। आदित्य ने सिया को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए चौंका दिया। सिया के मुंह से एक ही शब्द निकला, ब्यूटीफुल। जिसके बाद वो आंखें बड़ी बड़ी करके उस बाहर के उस खूबसूरत नज़ारे को देख रही थी। उनके उस क्वार्टर के एकदम सामने पास में ही एक झरना बह रहा था, जिसकी कल कल करने की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। साथ ही साथ खूबसूरत पहाड़ियाँ और घना जंगल उस क्वार्टर के साफ साफ दिखाई दे रहा था। सिया ने खोई आवाज़ में आदित्य से कहा, आदि, ये तो वाकई में जन्नत है। आदित्य ने सिया के गाल पर साइड किस करते हुए कहा, अभी तो बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करनी बाकी हैं हमें इस जगह पर। वो पॉइंट देख रही हो? वो इतना कहते हुए आदित्य ने अपने एक हाथ को उस डायरेक्शन में पॉइंट किया। जब सिया ने उस ओर देखते हुए पूछा, हाँ हाँ, लेकिन वहाँ क्या ऐसा है? आदित्य ने सिया को जवाब दिया, तुमने शायद सुना होगा कि वाटर पॉइंट पर वाइल्ड एनिमल पानी पीने के लिए आते हैं, तो वो पॉइंट तुम देख रही हो ना। मैं यहाँ पर एक कैमरा लगा कर छोड़ने वाला हूँ जिसमें रिकॉर्डिंग चलती रहेगी और हम लोग बाद में उसे चेक करेंगे। फिर देखना कौन कौन से एनिमल यहाँ पानी पीने आते हैं। सिया ने हैरानी में आदित्य की तरफ पलटते हुए कहा, क्या सच में? फिर तो शेर भी ज़रूर आते होंगे इधर। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, शेरों क्या प्यास नहीं लगती जो वो नहीं आएंगे? डेफिनेटली आते हैं यार, यू जस्ट वेट एंड रिलैक्स। अब आदित्य कपूर तुम्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का मज़ा दिखाता है। अपनी बात पूरी करते हुए आदित्य ने अपने लगेज से एक कैमरा सेटअप निकाला और उसे वहीं कॉटेज के बालकनी में इंस्टॉल कर दिया। ये सभी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ का सेटअप था जो आदित्य ने अपने साथ कैरी किया हुआ था। आदित्य को वाकई इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। अब आखिर सिया की वजह से ही सही आदित्य अपने इस पैशन को कुछ टाइम के लिए जीने वाला था। आदित्य ने सिया से कहा, अब तुम अंदर जाओ और चेंज कर लो। एंड यस वियर समथिंग वार्म, क्योंकि ठंड अब बढ़ने लगी है। इसके अलावा भी एक बेस्ट चीज़ है जो मैं तुम्हें रात को दिखाने वाला हूँ। आदित्य कहने के बाद इसका मतलब सिया रोमांटिक मोमेंट से निकाल रही थी। आदित्य के कहने का मतलब सिया रोमांटिक मोमेंट से निकाल रही थी, जबकि आदित्य के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। सिया वहाँ से कॉटेज के अंदर जा चुकी थी। आदित्य ने काफ़ी दिनों के बाद अपने इतना रिलैक्स महसूस किया था, भले ही एक महीने के लिए ही सही। अब वो अपने पैशन को जीने वाला था, जिसे सोच सोच के वो अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो रहा था। इधर यस्ती दिन भर से यही सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या है जो एकांश उसे शाम से बताने वाला है। यस्ती के लिए सच में ये सस्पेंस बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन एकांश के मुंह से वो सच जानने के लिए उसे शाम का इंतज़ार तो करना ही था। इधर अचित जानवी के घर से बाहर निकला ही था कि तभी उसके फ़ोन पे एक विद्युत का कॉल आया। अचित को अच्छे से पता था कि उसे क्या जवाब देना है। अचित ने कॉल उठाया तो सामने से विद्युत ने उसे से पूछा, है कहाँ तू? कल रात से मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। मैंने तुझे कल कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन तूने फ़ोन ही नहीं पिक किया। सब ठीक तो है ना? कहीं उस एकांश ने तुझे नुकसान तो पहुंचाने की कोशिश नहीं की ना? अचित ने विद्युत की बात का दो टूक जवाब दिया, भाई कभी भाई कभी भाई को नुकसान पहुंचाने की नहीं सोच सकता। विद्युत ने हैरान होते हुए उससे पूछा, भाई ये क्या कहना चाहता है तू? अजित ने मुस्कुराते हुए कहा, यही कि ये ड्रामा बंद कर दे। मुझे सब कुछ सच सच पता चल चुका है। और तुझे क्या लगता है, तू मिस्टर सिंघानिया का बेटा है? तू उनकी अडॉप्टेड औलाद है।
गेट बैक टू द रियल वर्ल्ड। ये आदमी किसी का सगा नहीं है। मुझे पता है कि मुझे किस तरह से मेरे भाई के खिलाफ प्लान किया गया था, लेकिन आज मुझे सच पता चल चुका है और मैं अपने परिवार पर कोई आँच आने नहीं दूंगा। अपनी बात पूरी करते के साथ अचित ने फ़ोन रख दिया। विदित को तो सच में समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। विदित को अपना प्लान फ्लॉप होता नजर आ रहा था। इधर एकांत ने मिस्टर सिंघानिया और विदित के बच्चे कुछ एम्पायर को भी खा जाने का पूरा प्लान कर रखा था। अब मिस्टर सिंघानिया की रीढ़ की हड्डी इस कदर टूटने वाली थी कि वो चाह कर भी कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। पहले इस काम में एकांश अकेला था, लेकिन अब उसका बड़ा भाई, जो पहले ही मिस्टर सिंघानिया के बिजनेस एम्पायर के बारे में बहुत कुछ जानता था, एकांश के साथ था। अचित वहां से एकांश के ऑफिस के लिए निकल गया। उसे एकांश के साथ मिलकर कंक्रीट प्लान बनाना था जो सिंघानिया के बिजनेस एम्पायर को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देने वाला था। ये एक स्ट्रोक मिस्टर सिंघानिया के की ताबूत में आखिरी कील का काम करने वाला था। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 226 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो हम इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 227 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। अचित एकांश के ऑफिस पहुंचा तो उसने सीधे एकांश के केबिन का रुख किया। अचित को आते देखकर एकांश फौरन अपनी जगह से छोड़ के खड़ा हो गया। एकांश ने अपनी चेयर अचित के लिए छोड़ दी थी जब अचित ने उससे कहा, हक सिर्फ उस उम्र से नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है और ये तेरा हक है कि तुझे इस कुर्सी पे बैठे। एकांश ने भी अपनी बात पढ़ते हुए अचित की बात का जवाब दिया, भाई असल में तो ये जगह आपकी है, मैं तो बस आपकी असल में इसे संभाल रहा था। आज से आप इसी चेयर पर बैठेंगे जहाँ पहले डैड बैठते थे। अचित ने आगे बढ़ते हुए एकांश को लगा लिया। अचित एकांश की बातों में अपने लिए प्यार और सम्मान दोनों ही भाप सकता था। सच में उसके लिए ये जिंदगी एक वरदान की तरह थी जिसमें उसके पास एक कंप्लीट फैमिली थी। अभी तो अचित का दृश्य से सामना होना बाकी था। एकांश ने अचित को दृश्य के बारे में सब कुछ बता दिया था। अगले दिन अचित और एकांश का दृश्य से मिलने जाने का प्लान था। विशांत की मॉम को एकांश ने पहले ही मना कर दिया था अचित के बारे में कुछ बताने के लिए। वो दृश्य को सरप्राइज देना चाहते थे। साथ ही साथ एकांश को आदित्य को भी बताना था, जो आदित्य खुद जानना चाहता था। आदित्य के लिए सब जानना। उसकी बहन उस रात हादसे में मौके पे मर चुकी थी। अपनी बहन को एक बार फिर से मरते हुए देख के बराबर था, लेकिन ये सच जानने के बाद आदित्य का पूरा हक था। कभी न कभी तो उसे इस कप का फेस करना ही पड़े था। एकांश ने सोचा कि वो आदित्य को फ़ोन कर ले। यही सोचते हुए एकांश ने आदित्य कॉल लगाया और केबिन से बाहर आ गया, लेकिन आदित्य और सिया दोनों ही अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली टाइम बिताना चाहते थे। एकांश का फ़ोन जब आंसर नहीं हुआ तो एकांश का फ़ोन जब आंसर नहीं हुआ तो उसने बाद में ट्राई करने की सोची। अब बारी थी मिस्टर सिंघानिया को आखिरी स्ट्रोक देने की। एकांश और अचित के बीच में इन सबको लेकर डिस्कशन शुरू हो चुका था। मिस्टर सिंघानिया ने जब अचित को मदन बनाया था तब उन्होंने ये सब सपने में ही सोचा था कि जिसे वो हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं वो खुद एक दिन उनके लिए विनाश का कारण बन जाएगा। मन की पहली डीएनए रिपोर्ट खुद मिस्टर सिंघानिया ने विद्युत के साथ मिलकर बदलवा दी थी, क्योंकि जब एकांश ने मनन को अपने घर डिनर पर बुलाया था तभी मिस्टर सिंघानिया को इस बात की लेकर शक हो चुका था कि एकांश ऐसा कुछ करने वाला है। लेकिन एकांश के किए हुए टेस्ट को गलत साबित करने के बाद मिस्टर सिंघानिया एकदम निश्चिंत हो चुके थे। लेकिन वो अभी एकांश की जस्टी एकांश वालिया को नहीं जानते थे। जस्टी ही वो जरिया बनी जिसने एकांश के सामने मनन के उसके भाई अचित होने की सच्चाई जाहिर की। ये सब कुछ बिना जानवी की मदद के पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। जिस समय जस्टी और जानवी ने मिलकर वो सब प्लान किया था, उसी पल से जानवी उसके परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। जो कुछ भी अचित को मिस्टर सिंघानिया के बिजनेस के बारे में पता था, वो सभी कुछ अब वो लोग मिस्टर सिंघानिया के अगेंस्ट ही करने वाले थे। शाम तक मिस्टर सिंघानिया की बैंकरप्ट होने की न्यूज़ भी सब जगह फैल जाने वाली थी। यही वो आखिरी कील थी जो एकांश और अचित मिलकर सिंघानिया को ताबूत को ठोकने की बात कर रहे थे। इधर एसटी के लिए तो टाइम काटना बेहद मुश्किल हो रहा था। वो सच में एकांश से जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या है जो उसे एकांश के बारे में आज तक पता नहीं था। आखिरकार शाम हुई तो एकांश और अचित घर के लिए निकल गए। घर पहुंचते के साथ ही एकांश ने सबसे पहले टीवी पे न्यूज़ लगाई, जिसमें अब तक वो न्यूज़ शामिल हो चुकी थी जिसके पीछे खुद एकांश और अचित का हाथ था। एसटी ने अब जब एकांश और अचित को इस तरह न्यूज़ को खोए हुए देखा तो उसे भी समझने में देर नहीं लगी कि आखिर ये सब क्या केस में होगा।
इधर रात होने लगी थी और आदित्य और सिया ने अपना डिनर ख़त्म किया। अब बारी थी आदित्य के सिया को सरप्राइज़ देने की, जिसके लिए उसकी जिक्र कर रहा था। आदित्य ने सिया को बालकनी में बैठा कर अपने इंतज़ार करने के लिए किया। सिया को सच में समझ में नहीं आ रहा था कि आदित्य के दिमाग में क्या चल रहा है। आदित्य ने सिया को एक गर्म ब्लैंकेट ला के उड़ा दिया। अब आदित्य उस कॉटेज के किचन में पहुंच चुका था। सिया को किचन में कुछ आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन आदित्य के इंटेंशन पर वो अपनी जगह से हिली नहीं थी। सिया ने नज़र दौड़ाकर देखा तो वहाँ तो हर हर ओर सन्नाटा और अंधेरा पसरा हुआ था। झिंगुरों की आवाज़ सिया के कानों में पर्दों की तरह छू रही थी। इस तरह की आवाज़ों के लिए तो सच में शहर में रहने वालों को कान तरस जाते हैं। सिया उस जगह से एक-एक के पल को एंजॉय कर रही थी। सिया अपने में सिमटी हुई खोई सी बैठी हुई थी जब आदित्य ने उसके आगे कॉफ़ी का कप बढ़ाते हुए कहा, ये था मेरा सरप्राइज़, कुछ याद आया इससे? सिया ने उस कॉफ़ी के कप को अपने हाथों में थामते हुए आदित्य को जवाब दिया, हम इस कॉफ़ी से तो पुराना नाता है हमारा। फिर चाहे आपका इस कॉफ़ी को नहलाना हो, आपको कड़वी पिलाना हो या फिर आपको बनाना सिखाना हो, सिर्फ कॉफ़ी नहीं है हमारे लिए, इसमें हमारी यादें घुली हुई हैं। सिया के मुँह से इस तरह की बातें सुनकर आदित्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जब सिया ने अगले ही पल आदित्य से चौंकाते हुए कहा, रुकिए, डोंट मूव, कुछ है आपके चेहरे पर। आदित्य ने फ़ौरन सीरियस सा चेहरा बना लिया। उसने सिया से कहा, ऐसा क्या है मेरे चेहरे पर? कम ऑन, जस्ट रिमूव इट। सिया ने अपनी कॉफ़ी के कप को वहीं टेबल पर रखते हुए अपने दोनों हाथ आदित्य के चेहरे की तरफ बढ़ाया। आदित्य की आंखें इस समय हैरानी से फैल चुकी थी जब सिया ने उसके होठों के किनारे से पास अपने अंगूठे रखते हुए कहा, ये प्यारी सी स्माइल इसी की बात कर रही थी। मैं देखो कितने अच्छे लगते हो आप मुस्कुराते हुए, और आप हैं कि चिन का तेल, और आपका ये चिन चिन का तेल, उफ़! कहीं जान ही ना ले ले मेरी। आदित्य ने सिया के दोनों हाथों को अपने हाथों थामते हुए कहा, सिया, लेट मी कन्फेस समथिंग। सिया ने सिर्फ हामी सिया ने सिर्फ हम बोलकर अपनी हामी जताई, जिसके बाद आदित्य ने सिया से बोलना शुरू किया, उस दिन तुम्हारे मॉम डैड हमारे घर आए थे। मैं नहीं चाहता था कि उनसे मिलकर तुम्हारे अंदर कुछ भी ऐसी फीलिंग पैदा हो कि तुम्हारा फिर से शादी जैसे रिश्ते से विश्वास उठ जाए। बस इसीलिए मैंने उनसे आउट हाउस में जाकर बात की थी। मेरा तुमसे कुछ छुपाने का कोई इरादा नहीं था। उस दिन उनकी बातों ने मेरे सामने सारा सच ज़ाहिर कर दिया था कि उन्हें सच में तुम्हारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें तो ये तक नहीं पता कि तुम स्लीप वॉकिंग जैसी प्रॉब्लम में हो। मैं उससे उसी दिन क्लियर किया था कि वो तुमसे और मुझसे दूर रहें। मैं ऐसे किसी भी चीज़ को तुम्हारे नज़दीक नहीं आने देना चाहता था जिससे तुम्हारा चैन और सुकून ख़त्म हो जाए। तुम नहीं जानती कि तुम मेरी ज़िंदगी में क्या मायने रखती हो। मैं तो तुमसे लड़ना तक एंजॉय करता हूँ। तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक-एक पल मेरे लिए बहुत कीमती है। आदित्य सच में ये सब सिया को बताते हुए बहुत सीरियस हो चुका था। सिया ने आगे बढ़ते हुए आदित्य के होठों को आहिस्ता से चूम लिया, जिसके बाद उसने आदित्य से कहा, मुझे अपनी लाइफ़ में अगर किसी पर भरोसा है तो सिर्फ़ आप हो। इतना काफ़ी है आपको बताना ही कि आप ही वो शख़्स हैं जिसने मुझे प्यार जैसे शब्द से विश्वास करना सिखाया। आदित्य ने सिया को अपनी बाहों में समेट लिया। सिया इस समय सिमट कर आदित्य की लैब पे बैठी हुई थी। आदित्य ने सिया को उसकी नाजुक कमर से मजबूत थामा हुआ था। सिया ने ऐसे ही अपने सर को आदित्य के सीने पे टिका दिया। दोनों ही उस सन्नाटे में एक दूसरे को धड़कनों को महसूस कर रहे थे। इधर डिनर के बाद यष्टि अपने रूम की तरफ बढ़ चुकी थी। एक दिन पहले ही की तरह आज भी अतिथि श्रेया के सुलाने गया रहा था। यष्टि श्रेया को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में आ चुकी थी जब एक कान ने यष्टि की आंखों में अचानक से ब्लाइंड फोल्ड कर दिया। अब यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 227 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 227 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे इस बिलीव इन लव के पुराने एपिसोड मतलब नंबर 1 एपिसोड से सुनना चाहते हैं, तो मैं अब यूट्यूब पे तो अपलोड नहीं कर सकता, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो एपिसोड सुनने को मिल जाएँ। तो आपके लिए मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक डाल दूँगा मेरी टेलीग्राम चैनल की, जिसमें 2 चैनल हैं। एक चैनल का नाम जिसका नाम सासी अंसारी है, उसी के अंदर एक ग्रुप है जिसका नाम बिलीव इन लव है, जिसके अंदर जितने भी मैंने बिलीव इन लव के एपिसोड अब तक के बोले हैं, सारे के सारे एपिसोड उसमें मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिलीव इन लव की स्टोरी वॉइस में सुनना चाहते हैं, तो उस पे आके सुन सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अब सनासी अंसारी के टेलीग्राम चैनल को भी उसमें लॉन्च कर दूँ। धन्यवाद दोस्तों।